सारे सिविल सोसाइटी एक्टर्स भी थे, नेशनल गवर्नमेंट्स थे एंड यूएन एजेंसीज, ये सबके डिस्कशन से जो निचोड़ निकला वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में आया, जिसमें 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स हैं. सो इट वाज अ वेरी कंसल्टेटिव प्रोसेस एज कंपेयर टू द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. नाइनटीन 1984 से सहज का काम चल रहा है. अर्बन बड़ोदरा में भी है, गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी है. तो हेल्थ, एजुकेशन, सोशल अकाउंटेबिलिटी है, सिटीजनशिप है और जेंडर इक्वालिटी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द की इश्यूज़ जिसके ऊपर सहज का काम चल रहा है. 2017 में हमको इक्वल मेजर्स 2030 करके एक ग्रुप है, उन्होंने अप्रोच किया था एसडीजीज़ के ऊपर काम करने के लिए. उन्होंने एसडीजी जेंडर इंडेक्स बनाया है और वो एसडीजी जेंडर इंडेक्स ग्लोबल लेवल पे है, तो उसको इंडिया लेवल के लिए अडाप्ट करना, ये काम भी हमने एक फर्स्ट फेज़ में किया था. तो इक्वल मेजर्स 2030 बेसिकली इज़ अ पार्टनरशिप जिसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये काम 7 अलग अलग कंट्रीज़ में चल रहा है. 3 स्टेट्स में हम लोगों ने ज़्यादा फोकस तरीके से काम आगे लेके जाने का तय किया, जिसमें गुजरात, पंजाब और असम ये स्टेट्स हैं. हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये वन ऑफ द वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लोकलाइजिंग एसडीजीज. जनरली जो मेन स्ट्रीम डेफिनेशन ऑफ लोकलाइजिंग एसडीजीज है वो है कि नेशनल से स्टेट लेवल, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट की जो मशीनरी है वो अपने काम को एसडीजीज के फ्रेमवर्क में देखें. एसडीजीज का एक टैगलाइन है, लीव नो वन बिहाइंड, जिसका मतलब है आप सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी या जो कम्युनिटी दिखते ही नहीं है, जैसे LGBTQI कम्युनिटी है, उनका तो आंकड़े भी नहीं होते, तो वो तो डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं होते हैं. और जब हम उन सब लोगों तक पहुंचेंगे तो ये लोकल लेवल पे SDG आएगा. सहज के साथ मिलकर हम लोग एडोलेसेंट और यूथ के साथ भी काम कर रहे हैं. LGBT कम्युनिटी, हम लोग सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के साथ में काम कर रहे हैं. हम लोग अभी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि लोग LGBT के मुद्दों को लेकर सेंसिटाइज्ड हो और उनको एक्सेप्टेंस बढ़े और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो. इफ़ एनीथिंग इज़ अनकाउंटेड इट इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड. जब भी हम लोग इक्विटी की बात करते हैं या मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम शेड्यूल्ड कास्ट, हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं. दीज ग्रुप्स आर इम्पोर्टेंट, बट इसके अलावा भी हर लोकल कॉन्टेक्स्ट में मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं और उनकी गिनती नहीं होती है. लोकल सिचुएशंस में जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनको गिनना है, उनको पहचानना है और उनको एंगेज करना है इन लोकल लेवल प्लानिंग, जिससे कि जो भी लोकल से ग्लोबल तक जा रहा है उसमें इनकी पहचान हो, इनकी आवाज़ हो और इनका दृष्टिकोण हो. पहले तो हमने ये काम करते थे तो ऐसे डेटा को ध्यान में नहीं रखते थे हम. फिर अभी काम किया तो डेटा से तो वो हमने दोनों तरफ से देखा. एक तो गवर्नमेंट का डेटा था, वो सेकेंडरी डेटा था और हमारा डेटा था, ये दोनों को मिलाकर हमने काम किया. कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी स्ट्रैटेजी रही है कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो डेटा को अच्छी तरीके से समझ सके. इसके लिए डेटा फॉर एडवोकेसी नाम की एक ट्रेनिंग की है. डेटा ड्रिवन एडवोकेसी इज़ द अनदर इम्पॉर्टेंट पिलर्स. प्रोजेक्ट का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं वो डेटा के आधार पे अगर अपनी एडवोकेसी करें तो दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव. पहले तो उनके पास डेटा का एक्सेस होना चाहिए. दूसरा ये कैपेसिटी हो कि वो डेटा समझे, उसको इंटरप्रेट करे और उसको अपने काम में ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे.
हम लोग बहुत सारा सिस्टमेटिक काम पहले नहीं कर रहे थे, जो ये ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने काफ़ी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। जब हमारे पास डेटा होता है ना, और वो डेटा का हम जब एनालिसिस करते हैं और उसके बाद एक जो एक्शन प्लान तैयार होता है वो बहुत कॉन्क्रीट होता है। ट्रांसजेंडर्स की डिमांड आ रही थी कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। हम लोगों ने एक स्मॉल क्वेश्चनर वगैरह बनाया, किसके पास आधार कार्ड है, किसके पास राशन कार्ड है, किसका बैंक अकाउंट है, किसका नहीं है। उसके बाद में हम लोगों ने जिनका राशन कार्ड नहीं था, तो सबसे पहले हम लोगों ने राशन कार्ड के लिए एडवोकेसी की। तो उसके लिए फूड सप्लाई ऑफिसर थे, उनके साथ में मीटिंग की। हम लोग वहीं ट्रांसजेंडर का ग्रुप लेकर हम लोग वहाँ कलेक्टर की ऑफिस में गए थे, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने एक आवेदन पत्र दिया राशन कार्ड को लेकर। पहले ऐसा था कि विदाउट प्लानिंग निकल पड़ते थे, और यही ट्रेनिंग के बाद में मालूम चला कि किस तरह से प्लानिंग होना चाहिए, उसका प्रोसेस कैसे होना चाहिए। वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको लेके जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं इन बड़े रिपोर्ट्स में से, बड़े स्टडीज़ में से छूट जाती है। तो ऐसे ग्रुप्स के साथ अलग से स्टडी करना, प्राइमरी रिसर्च, ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी रही है। स्टोरीज, नैरेटिव्स, क्वालिटेटिव रिसर्च is as valuable data and evidence as is quantitative. हम लोग गुजरात में अभी एडोलेसेंट्स का जो हेल्थ केयर एक्सेस है उसको लेके एक रिसर्च कर रहे हैं टू सी कि ये कोविड-19 पैंडमिक में किस तरीके से उनको दिक्कत हुई स्वास्थ्य सेवाएं पाने में। या फिर असम में हम लोगों ने मैटरनल हेल्थ को लेके कि कोविड पैंडमिक के दरमियान महिलाओं को क्या दिक्कत हुई मैटरनल हेल्थ सर्विसेज पाने में। सो ये जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनकी खास करके क्या स्थिति है वो आगे लाना ये महत्वपूर्ण है। तीसरा, हम लोग जो SDG जेंडर इंडेक्स है उसके आधार पे हम लोग कुछ स्टेट रिपोर्ट कार्ड्स बना रहे हैं कि ताकि हम उस स्टेट में जेंडर इक्वालिटी को लेके क्या अभी स्थिति है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। नीति आयोग जो है वो हमारी एक ऑफिशियल संस्था है जो कि SDGs का एक सेंटर पॉइंट है। नीति आयोग ने बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए, SDG इंडिया इंडेक्स बनाया है, हेल्थ इंडेक्स बनाया है और जेंडर इंडेक्स अब बनाने को जा रही है। इन सब को लेकर के जो भी ऑफिशियल इंडेक्सेस हैं उनकी जब रिपोर्ट्स निकलती हैं तो हम लोग 2017 से इन रिपोर्ट्स के ऊपर अपना एनालिसिस दे रहे हैं। ये रिपोर्ट्स जो हैं प्रोग्रेस देख रही हैं, उसके ऊपर हम लोग फिर सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करके जो इंडेक्स में दिख रहा है उस संदर्भ में इनकी वास्तविकता को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई 2018 में, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, पंजाब की, असम की, और बजट्स के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स जिस तरह के बजट्स बना रही हैं उनसे क्या SDGs हम पा लेंगे। हमने ये कोशिश की कि ये सारे रिपोर्ट्स लोकल लैंग्वेजेस में भी बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को उसका उपयोग हो सके। और ये रिपोर्ट्स जो थे वो हमारे जो पॉलिसी कुछ डायलॉग्स हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। हम लोग ये जो कलेक्टिव्स हैं, जो अभियान हैं, जो कैंपेन्स हैं नेशनल लेवल की, उनसे इसलिए जुड़ते हैं कि जो ज़मीनी स्तर की आवाज़ें हैं उनको हम एम्पलीफाई कर सकें ताकि द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ कोएलिशंस कैन टेक दीज वॉइसेस फर्दर। गुजरात में फॉर इंस्टेंस बहुत सालों तक हम लोगों ने स्वास्थ्य के ऊपर ही काम किया है, बट जब हमने ये कंसल्टेशन की थी SDGs के ऊपर तो महिला अधिकार के जो समूह हैं वो जुड़े हमारे साथ, PUCL के ग्रुप्स जुड़े, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स वो जुड़े थे। जब SDG का प्रोजेक्ट चला तब हमको लगा कि जो JSA मेंबर्स है वो काम तो अलग अलग मुद्दे पे करते हैं पर कौन से गोल के साथ इनका काम लिंक है ये इतना क्लियर नहीं था और SDG को लोग इतना नहीं जानते थे। तो हमें लगा कि JSA मेंबर्स के साथ भी इसका एक ट्रेनिंग होनी चाहिए।
आपको ऐसा एक भी स्कीम नहीं मिलेगा जो एसडीजी से जुड़ा हुआ नहीं। हमने पहले जो 17 गोल है इसके बारे में सबको बताया, फिर उनको ही बोला कि आपका जो काम है कौन से गोल के साथ लिंक करते हैं। अंकुरा और कुंदन के जो मुद्दे हैं, उनके जो सक्सेसेस हैं, उनके जो संघर्ष हैं, वो हम ग्लोबल लेवल तक लेके जाते हैं थ्रू आवर रिलेशनशिप्स एंड थ्रू आवर वेरी एक्टिव एंगेजमेंट इन national, regional and global platforms. We've been able to mobilize other organizations and groups. असम में भी उसी तरह से है। असम में दी एंड वो हमारे पार्टनर रहे हैं, उनके ग्राउंड लेवल के पार्टनर्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप्स हैं, उन तक हमारी पहुंच बनी है। जो स्टेट लेवल बजट बनता है उसमें आउटकम ध्यान में रखते हुए बजट बनाने की शुरुआत असम में सबसे पहले हुई। One thing about here gender inequality in Assam is that nobody recognizes it. Health as such, so whether you look at SDG 3 and you look at gender inequality, SDG 5, these two things I feel need to merge, because healthcare, especially maternal healthcare, which is the focus of your NHM, it's all about only giving delivery services and services during pregnancy. So this link between inequality and health, this I don't think is being seen at all over here, and that's why I think it's very difficult to address the whole issue of maternal health here and the MMR, high MMR here in the region, because just with services you cannot improve things. To some extent yes, but not everything. So I feel that's why it's very critical that we try and link these two things here, and especially in a place like Assam and Northeast. Assam has always had the highest MMR in the country, and here was a chance. I thought that we could really get down to working on advocacy on the issue. I really like the whole method of evidence-based advocacy and learning that and applying that. So that was something I felt that Northeast we still had not done enough of. One is very clear is that having a chance to be able to really represent the issue in front of government officials, and before that we had not done it at the state level at least, and also very, very sporadically. So I feel that this has been a very big plus, that we keep our eyes on it, on the issue all the time and engaging with it constantly. I feel at the grassroots level, to really have some partners who are capacitated to take up maternal health issues, which we had not done again earlier. विथ कोविड एक्चुअली बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए। हमने कोविड का ये जो हमारा रिसर्च हुआ था, तो हमने जब शुरुआत की थी VHSNC मैटरनल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए, तो हमारा एक्चुअल प्राइमरी डेटा कलेक्शन फील्ड पे जाके लोग बात करेंगे वैसे डिसाइड हुआ था। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में लोगों से मिलना ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज लोग बाग ऐसे बहुत डरते थे। कोविड के कारण कोई गैदरिंग नहीं था, एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, और अगर हम बोले भी तो डर था। Because of the COVID, the relations that we built, the hopes that we built, we could not probably meet up with that. And one of the limitations of this has been that because there were just 1 or 2 districts that we could reach out to, where we had partners and they could actually sit and do something. So to expect that data from 1 or 2 districts would affect policy change, I think we should not be asking for it.
रिपोर्ट्स को हमको लगा कि हमें एक नेशनल लेवल डिसेमिनेशन करना चाहिए, और हमें लगा कि इसकी जो ताकत है वो कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। तो हमने कुछ फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने ये डिसेमिनेशन को प्लान किया, और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स आए। ये प्रक्रिया का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, मीडिया कवरेज बहुत अच्छी थी, UN विमेन वाले काफ़ी प्रभावित हुए इससे। ये प्रक्रिया फिर चलते चलते फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव में इसका नतीजा हुआ, और फेमिनिस्ट पॉलिसी कलेक्टिव पिछले 2-3 साल से जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनके ऊपर फेमिनिस्ट एनालिसिस हो रहा है। Very few people are actually talking about it, so I'm happy that you're taking it to multiple states. So when you're doing something over many districts, over many states, and then you bring out findings which are very similar, I think anybody with any sense should be able to understand that this must be a factor in many states, and then there has to be some corrective action. काफ़ी हमारी जो डिमांड थी वो सब SDG में हमने फुलफ़िल की है, और सपोर्टिव बहुत है सहज। And again, through this partnership, I feel actually talking of gender and health issues, you know, with a larger group of people. एक इम्पोर्टेंस हमारा भी है, वो सहज ने रियलाइज़ करवाया हमको, और हमारे साथ में जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप डिस्कशन में आ रहे, हमारे पीयर लीडर्स वगैरह है, वो लोग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो बहुत एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा सहज के साथ। जेंडर इक्वालिटी के मुद्दे पहले से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन ये कोविड-19 के पैंडमिक के बाद तो ये मुद्दे और ज़्यादा रीसरफेस होके ऊपर आए हैं। मतलब लड़कियों का एजुकेशन हो या फिर अर्ली मैरिज हो, तो उनके अलग अलग जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इन सब को लेके ज़्यादा एविडेंस भी ज़रूरी है, और फिर उन मुद्दों को आगे रख के हमको हमारे प्रोग्राम्स भी बदलने पड़ेंगे। उन मुद्दों को एड्रेस करने के लिए हमको अलग तरीके की नीतियाँ भी लानी पड़ेंगी। तो और इस सब के होते हुए हमारा जो टारगेट हमने 2030 तक रखा है SDGs के तहत, वो किस हद तक हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, ये मॉनिटरिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे जाके आई थिंक ये जो एक मॉनिटरिंग ऑफ SDGs फ्रॉम जेंडर इक्वालिटी पर्सपेक्टिव विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बिकॉज अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये महिलाएं और लड़कियां इस पूरे डेवलपमेंट से पीछे रह जाएंगी। One thing we have realized is that the SDG framework is now accepted. So इसकी जो information है, इसकी जो knowledge है, इसकी जो awareness है, इसको हमें जितना हम फैला सकते हैं हमें फैलाना है। इसको हम जोड़ सकें अपने साथ to monitor the progress towards SDGs, उतना हमें वो प्रयास करना है। Unless everyone comes together, so it's like the developed countries, developing countries, or even the other different actors like private actors हैं, governments हैं, civil society है, और ये सारे जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ये एजेंडा कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाएगा। If the COVID had not come, I think it would have achieved much more results than what it has. But I still am hopeful because the commitment of both the team, the project is still there on SDGs, and SDGs are still about till 2030. So let's hope that we will achieve what we dreamt of.